गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। आई होप आप क्लास को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे उस टॉपिक को आप बहुत आसानी से दूर भी कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित मैं मोहित सर आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आज भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जिससे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात की बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग लगातार जो क्लास को देखने के बाद जो कमेंट्स कर रहे हैं वह कमेंट मुझे और जिम्मेदार बना रहा है और मुझे मेहनत करने पे मजबूर कर रहा है कि मुझे अपने इस प्यारे छोटे से परिवार, इस विद्यार्थियों के लिए और बढ़िया कंटेंट लेकर आना चाहिए। कमेंट मैं इसलिए कहता हूं करने के लिए आपको, ताकि मुझे एक वे मिल पाए, एक रास्ता मिल पाए कि मैं किस तरह के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। क्या मुझे और डेप्थ में जाके पढ़ाने की आवश्यकता है, क्या और मुझे बेहतर करने की आवश्यकता है, तो वो आपके कमेंट से ही मैं जज कर पाता हूं। तो इस बात की बहुत खुशी है कि आपने भर भर कर कमेंट्स किए हैं और आपके सभी कमेंट बहुत पॉजिटिव आए हैं। इसके लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक बेहतरीन क्लास बना पाऊं। आज हम लोग 2-3 टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। थोड़े से कंफ्यूजन जरूर होंगे इस टॉपिक को लेकर, लेकिन अब जब पढ़ेंगे मुझसे तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, यानी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट एरिया जो विवादित एरिया है, चीन भारत कुछ विवादित एरिया है, भारत बांग्लादेश कुछ विवादित एरिया है, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो इंटरनेशनल लाइंस हैं जैसे मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, साथ ही साथ एलओसी, एलएसी, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग को जो सेशन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है तटीय राज्य को लेकर। बहुत बेसिक तौर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे क्या, तटीय राज्य। ठीक है, तटीय राज्य और क्या, केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग हमारे साथ भी इसको नोट जरूर करते रहिएगा तो आप लोगों को चीजें क्लियर होगा। केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले तो यह क्लियर करना पड़ेगा कि तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इसको ज्यादा फोकस करना है। यहां क्या लिखा गया है, तटीय। तो तटीय का मतलब क्या होता है, तट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा। तो अगर आप तट को लेकर चलते हो कि भाई सर तट किसको कहते हैं, तट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं कोस्टल कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया, कोस्टल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोस्टल के बारे में कहा जाए तो ये क्या है, तो इसे कहते हैं स्थल का किनारा। कोस्टल का मतलब क्या है, स्थल का क्या है, किनारा। और ये जो किनारा है, ये जो किनारा है ये किससे जुड़ा होगा भाई, ये किससे कनेक्ट होगा, तो याद रखिएगा ये हमेशा जुड़ा होगा किससे, या तो समुद्र से जुड़ा होगा या फिर आप कह सकते हो ये महासागर से जुड़ा होगा। ठीक है, उसी किनारे को क्या कहा जाता है, वही जो आपका किनारा होता है, इसी किनारे को फाइनली हम लोग क्या कहते हैं, तट के रूप में जानते हैं। बात समझ में आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया के तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं यहां पर जानना पड़ेगा। तो इंडिया के अगर आप तटीय क्षेत्र देखोगे तो देखो ये पूरा वाटर लेवल दिख रहा है आपको, डार्क मैंने कर दिया है, और ऊपर जो लैंडमार्क है उसको मैंने लाइट कर दिया ताकि वो फोकस ना हो, इतना ही पैराग्राफ आपको फोकस कर पाए। तो ये वाला पूरा एरिया अगर हम ले लें, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोग पूरा ले लिया यहां तक। ठीक है, ये देखिए बहुत आराम से हम चलेंगे। तो यही पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। ठीक है, हमें इसको ध्यान में पढ़ना है। अब बात करें तटीय राज्य को। ठीक है, तो हमारे पास कितने तटीय राज्य होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसे कितने तटीय राज्य हैं, इनकी संख्या जरा सा आप हमें क्लियर करके बताइए। और अगर पूछा जाए यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ये दो बातों को आपको यहां पे फोकस करना है बहुत इजी तरीके से ध्यान में रख के।
ठीक है। अब तक आप ज्यादातर फोकस किए होंगे किस पे? आपने फोकस किया होगा तटीय राज्य पर, कोस्टल स्टेट पर आपने ज्यादा फोकस किया होगा, ठीक है। और आपने फोकस इस पे नहीं किया होगा, तटीय केंद्र शासित को आपने फोकस नहीं किया होगा। तो ये आपके लिए नया होने वाला है। आपने भले भी कहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल कुछ नया मिलने वाला है। इस बात को यहां पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो तटीय राज्यों की अगर संख्या आपसे पूछी जाए तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है भैया? 9 है। कितना है? 9 तटीय राज्य हो जाएंगे। और तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब कहोगे सर ये कौन कौन से हैं? पहले आप क्लियर करो भाई सर आपने ये तो बता दिया कि 9 है और 4 है, तो वो 9 कौन से हैं उनको भी क्लियर करिए, और 4 कौन से हैं उनको भी जरा क्लियर करिए, तब तो सर लगे कि कुछ नया जानने को मिला है। और किस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूं। चलिए देखते हैं भाई। जो भी आपको पॉइंट में कंफ्यूजन लगा करे, अब तक आपके कमेंट्स में ऐसा कोई भी मुझे कमेंट नहीं मिला है जो ये साबित करे कि आप कंफ्यूज हो या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं, ऐसा मुझे तो नहीं मिला है देखने को, ठीक है। और ये अच्छी भी बात है कि मैं आपको एक टाइम पे पूरा चीजों को समझा पा रहा हूं, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अब तटीय राज्य समझो। तटीय राज्य दरअसल क्या है, इस तटीय राज्य को 2 पैटर्न पे बांटा गया है, ठीक है। क्योंकि भारत का एक ही तट नहीं है, भारत के 2 तट आते हैं। एक भारत का कौन सा तट आता है यहां पर देखोगे आप, तो एक भारत का यहां पर आता है पश्चिमी तट कहलाता है, और यहां पर देखोगे भारत का, तो ये कौन सा कहलाता है? ये आपका कहलाता है पूर्वी तट कहलाता है। 2 तट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पश्चिमी तट यहां पर देखते हैं, ये वाला आपका जो है, तो यहां पर कर लेते हैं क्या, पश्चिमी तट से संबंधित है ये, या पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य, ये ज्यादा अच्छा होगा ऐसे लिखना। एक तो ये पैटर्न हो जाएगा। दूसरा पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य, ये भी लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोनों सेगमेंट को मैंने अलग अलग बांट दिया ताकि क्या नया क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं। मुझे लगता है कि मैं पीसीएस के पेपर को देख रहा था, प्रीवियस ईयर पेपर को, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया था, और क्वेश्चन में यह मेंशन किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक तटीय राज्य का उदाहरण नहीं है। एक तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें से आपको यह ढूंढना होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं किसी समुद्र के साथ साझा नहीं कर रही हैं। तो उसमें ऑप्शन में दिया था तेलंगाना, ठीक है भाई। ये वाला मैप थोड़ा सा पुराना वाला लग गया है, उसके लिए सॉरी। यही वाला एरिया कौन सा है? ये वाला पूरा एरिया आपका तेलंगाना है। तो तेलंगाना कहीं से भी किसी भी समुद्र के साथ या महासागर के साथ अपने सीमा को साझा नहीं करता है, तो उसका ऑप्शन क्या सही हो गया था? तेलंगाना। फिर मैंने एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था या देखा था कि यह पूछ दिया था कि निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन सा राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, तो यह भी हमारे पास जानने वाला एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जब पश्चिमी तटीय राज्य की अगर हम लोग बात करेंगे, पश्चिमी तटीय राज्य की बात करेंगे, तो कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं, चलिए देखते हैं। पश्चिमी तटीय राज्य है, सबसे पहला जो राज्य आएगा वो सबसे पहला राज्य आएगा गुजरात। ध्यान से देखते चलिएगा, कौन सा होगा भैया? गुजरात। गुजरात के बाद जो एक राज्य आएगा वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा होगा? गोवा। गोवा के बाद कौन सा होगा? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद कौन सा होगा? केरल। यानी 5 राज्य। कितने राज्य हैं भैया? 5 राज्य हैं। तो इन 5 के पहले नाम लिख लेते हैं। सबसे जो पहला राज्य होगा वो हमारा होगा गुजरात भैया, ठीक है। गुजरात के बाद जो दूसरा राज्य होगा वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा गोवा। गोवा के बाद अगला अगर देखा जाए तो ये होगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद यहां पर देखा जाए तो ये कौन सा होगा? केरल। ये 5 राज्य मैंने लिख दिया। अब ये पांचों के जो 5 राज्य हैं आखिर ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हम इसको भी यहां पर आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया जाए इसको। तो ये किसके साथ, ये जो 5 के 5 हैं, ये किसके साथ डिस्कशन सीमा साझा करते हैं? तो आपका एक आंसर होगा अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। बताइए भैया, एकदम परफेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं है? ये पता था आपको पहले से कि बस इतना ही पढ़े थे कि 9 तटीय राज्य होते हैं, ये ऐसे गिन दिए थे, नहीं ना?
तो अब आपको एक दिमाग में सेट हो गया कि भारत के जो कुछ राज्य हैं वो भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमाएं समुद्र के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। और उन 9 राज्यों में से हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे किसको लेके, पूर्वी तट को लेकर। ठीक है, अब पूर्वी तट को देखो कौन कौन से करते हैं यहां पे साझा। तेलंगाना वाला थोड़ा सा हटा दूं मैं यहां पे, नहीं तो कंफ्यूज करेगा आपको। यहां पर पूर्वी तटीय राज्य देखते हैं। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा आएगा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आएगा। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 और 4 राज्य हो गए। तो पूर्वी तटीय राज्य में देखा जाए तो 4 राज्य हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा कौन सा, पश्चिम बंगाल ले लेते हैं भाई यहां पे, तो ये हो गया था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगला कौन सा है भैया, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद कौन सा होगा, तो इसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश के बाद अगला जो स्टेट आएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो 4 राज्य इसमें आपको देखने को मिल गए। अब ये जो 4 राज्य हैं ये किसके साथ कनेक्ट है, मतलब ये अपने किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये देखो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर आप अच्छे से लिख लोगे, बंगाल की खाड़ी लिख लोगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये हो गया आपका क्लियर यहां पे। ठीक है, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। समझ में आया पार्टिकुलर अच्छे से। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि पश्चिमी तटीय राज्य जो अरब सागर से जुड़े हैं वो ये सब राज्य हैं, पूर्वी तटीय राज्य जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हैं वो 4 राज्य हैं। आई एम क्लियर, मैं अपनी तरफ से क्लियर हूं, आप क्लियर है कि नहीं क्लियर है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये टॉपिक आप कई बार पढ़े होंगे, क्या आपको ये चीजें इस तरह से पता थी, आप इसके बारे में हमसे जरूर अपनी बातों को शेयर करिएगा। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन बनेगा। जैसे गुजरात को ले लिया जाए तो गुजरात क्या है, गुजरात से क्वेश्चन बनता है, ये जो है सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिख लीजिए ज्यादा अच्छा होगा, सबसे लंबा तटीय राज्य है। ये एक क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है, सबसे लंबा तटीय राज्य के तौर पर यह जाना जाता है, कौन, गुजरात जाना जाता है। ठीक है, अब गोवा के बारे में आ जाओ, तो गोवा के बारे में जानोगे तो ये क्या है भैया, ये जो है सबसे छोटा तटीय राज्य है। ठीक है, गोवा क्या है, गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य है। इन 9 पार्टिकुलर में इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अभी इसमें यूनियन टेरिटरी मैंने जोड़ा नहीं है, इसमें मैंने केंद्र शासित प्रदेश को कनेक्ट नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ तटीय राज्य के बारे में पढ़ा जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा होगा, तो गुजरात, और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा होगा, तो गोवा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट दिया जाए और पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करोगे बताइएगा जरा कमेंट में। अगर पूछा जाए कि क्या पूछा जाए यहां पे, सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको आंसर जरूर करें, सबसे लंबा पूर्वी तटीय राज्य कौन सा है, ये आप देख लो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको नया दिया है, और आई होप कि आप दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। थोड़ा सा संभल के करेंगे ना, मजा आ जाएगा, दोस्त जान लो इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्रेमिंग करके आपको बता दिया है। बात रही नोट्स बनाने की, तो आप पार्टिकुलर इसी तरीके के नोट्स आप क्या करेंगे, बनाएंगे, और मैं आपको यही पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज मैं उस टेलीग्राम के लिंक को तो नहीं लगा पाया हूं, पर आपको आज इस क्लास में इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारे फाइल आपको मिल जाएंगे मेरे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग लेके चलने वाले हैं वो क्या, तटीय राज्य तो सर आप बता दिए। अब हम लोग इसके बाद लेके चलने वाले हैं तटीय केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका यहां पर देखने को मिल गया। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं भाई, कितने तटीय हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बताया था 4। कहोगे सर कौन कौन से, आप क्लियर करिए। देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर क्लियर करूंगा, ये जो आप देख रहे हो यहां पर जो एक ऐसे सा है, यहां पर एक आपका देख रहे हो, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरा, आप यहां पर आप देख पा रहे होगे, एक आपको यहां पर मिल जाएगा देखने के लिए इस तरीके का, एक आपको पार्टिकुलर यहां पर मिलेगा देखने के लिए, एक पार्टिकुलर आपको यहां मिल जाएगा, फिर आपको एक यहां मिलेगा और फिर आपको एक यहां मिल जाएगा। ये हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जहां जहां पर लोकेट है मैंने बस उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आसानी से उसको देख पाएं स्क्रीन पर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कौन कौन से हैं। आप सब जानते भी हैं इसके बारे में, पहले से ही जानते हैं। जो ये है आपका, ये क्या कहलाता है, ये इसे कहा जाता है अंडमान। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आपका क्या होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप के बाद यहां पर क्या होगा भैया, ये होगा पुदुचेरी है, यहां पर याद रखिएगा पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी के बाद यहां पर जब आप आएंगे तो ये कहलाता है क्या, इसे कहते हैं दादर नागर हवेली हो जाएगा। ये पहले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब ये विलय कर दिया गया, किसमें, दमन और दीव में। तो ये अब एक हो गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर अब 3 ही लिखा जाएगा, मैं हटा देता हूं उसको। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा दमन और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीव। यहां पर आ जाइए थोड़ा सा, यहां पर आप 3 ही कर लीजिए क्योंकि उसका तो विलय कर दिया गया है ना। तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे, तटीय केंद्र शासित प्रदेश 3 हो जाएंगे। क्लियर है भाई? नहीं सही तो बोला हूं मैं, 1 2 3 4, सही है, सही है। ठीक है, 4 सही था, हम लोगों ने 4 सही लिखा था, इस चीज को यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए उसको हम लोग को लेके चलना अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं, जो अपनी बाउंड्रीज किसी ना किसी सागर के साथ या किसी ना किसी महासागर के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। इस बात को यहां पर याद रखिएगा। चलिए सबको इकट्ठा करके एक बार देखते हैं। सबसे पहले अगर लिया जाए यहां पर किससे जोड़ा जाएगा भाई, ये भी समझने वाली बात है। तो आइए देखते हैं यहां पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब हमने नाम अगर बंगाल की खाड़ी का लिया तो देखते हैं कौन कौन से इसमें 2 आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आएगा बताइए, अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, तो ये कर लेंगे अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह याद रखिएगा। एक तो आपको यही क्लियर कर लेना है, समझ में आ गया। दूसरा कौन सा होगा, पुदुचेरी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे क्या, पुदुचेरी, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, और पुदुचेरी से प्रश्न तो बहुत बार बने आपके एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के पेपर आरओ का उठा के देखेंगे या ए आरओ का, तो उसमें पुदुचेरी से अलग अलग सेगमेंट से प्रश्न पूछा गया। किस राज्य से बिलोंग करता है पुदुचेरी, यहां तक के क्वेश्चन बने, और किस खाड़ी से या किस समुद्र के साथ या किस जल के साथ सीमा साझा करता है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। इस पुदुचेरी से याद रखेगा। तो ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, बंगाल की खाड़ी। क्योंकि आप दोनों देख रहे हो कि दोनों के दोनों कहां पर हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। बोलो है मैं क्लियर? मैं तो क्लियर हूं भाई, आप क्लियर हो कि नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्त। ठीक है, मैं बेहद खुश हूं और बेहद
रोमांच के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, इस जोश के साथ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ अपने इस अनुभव को, इस इंडियन ज्योग्राफी को शेयर करने में। आई होप कि आपको भी बहुत एंजॉय आ रहा होगा और आगे भी आएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं सेकंड टर्म क्या होगा। सेकंड टर्म में देखा जाए तो ये कौन सा होगा, अरब सागर होगा। तो यहां पर कर लेंगे अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। अब यहां पे क्लियर करना है कि भाई अरब सागर से बात करनी है कि अरब सागर से कौन कौन संबंधित है। तो सबसे पहले तो अरब सागर से संबंधित कौन होगा बताओ। तो अरब सागर से सबसे पहले संबंधित होगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, इसे लाखों का द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कौन सा होगा, अगला होगा हमारा दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये याद रखिएगा, ये दो बातें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, पर एक प्रश्न अगर मैं आपसे कभी पूछ दिया जाए कि सर एक बात बताओ, ये जो दादर नागर हवेली है ये किस राज्य में आता है, तो ये राज्य पड़ता है कहां पर, महाराष्ट्र में। ये कहां पर आता है, तो ये आ जाता भैया महाराष्ट्र में। और दमन व दीव किस राज्य से बिलोंग करता है सर, तो ये बिलोंग करता है किससे, गुजरात से बिलोंग करता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। दादर नागर हवेली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जबकि दमन दीव गुजरात से बिलोंग करता है। क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कशन में ले लिया। पहला, एक तो हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। केंद्र शासित प्रदेश कितने तटीय राज्यों से, कितने तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी मैंने आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करके बता दिया। अब एक बात यहां पे हम लोग को थोड़ा समझना है कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको मैं बस सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत की क्या भैया, भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या है ये मैं लिख देता हूं, ये आपका एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। ऑप्शन ए यहां है, ऑप्शन बी यहां है, ऑप्शन सी यहां है और ऑप्शन डी यहां पर है। ये एग्जाम में आया है, इसलिए मैं आपके साथ इसको साझा कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन ए में अगर ऑप्शन ए आपको क्या दे दिया है, ऑप्शन ए दे दिया है आपको गुजरात, ऑप्शन बी दे दिया है आपका क्या, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दे दिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी दे दिया है क्या, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये आपके ऑप्शन है। क्या लगना चाहिए, क्या सही होगा ऑप्शन, सिंपल सी बात है। आपको क्या टिक करना है, आपको टिक करना है गुजरात। क्या टिक करना भैया, गुजरात, है ना। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। बोलो समझ में आया, अरे बोलो भाई क्लियर है, नहीं क्लियर है, ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा आपका। तो कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी, समझ में नहीं आ रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इस क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी बात छिपी हुई है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग यही लगातार पढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। वो दिमाग में इतना घर कर जाता है कि प्रश्न में बस इतना हमने देखा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात ऑप्शन में कि नहीं है, हमने टिक कर दिया। बाकी अन्य तीनों ऑप्शंस पे हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारे दिमाग में इस तरह से घर कर दिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तुरंत घर होता है। भाई जब हम पूरा ले लेंगे, तटीय राज्य भी इंक्लूड कर लेंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी, तटीय राज्य तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड कर लेंगे, तो कुछ कहानी अलग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ तटीय राज्य में सबसे लंबा अगर पूछा जाएगा तो गुजरात होगा, पर संपूर्ण तटीय राज्य अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि यहां पर देखिए बोला कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा, न इसमें राज्य की चर्चा की गई है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है, यानी सबको मिला जुला के कह रहा है, राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाकर कह रहा है। तो जब सीधे सीधे प्रश्न आए तो आपका एक ही लाइन का आंसर होना चाहिए, और वो आंसर कौन सा हो जाएगा,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि इसकी तटरेखा क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न को भी आप दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा। लेकिन कहोगे कि सर अगर यहीं पर आप बताइए, यहीं पर अगर अंडमान निकोबार नहीं दिया होता तब हम क्या करते? अगर नहीं दिया होता तब आपका सही उत्तर क्या हो जाता? गुजरात हो जाता। तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंडमान निकोबार है तो आप बोलोगे क्या? अंडमान निकोबार ही होगा। अगर नहीं होता तब आप गुजरात टिक कर लेते। और अगर यहां पर कह देता कि भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है, राज्य मेंशन कर देता और सेम ऑप्शन होता, तब भी आप ऑप्शन क्या टिक कर देते? गुजरात टिक कर देते। राज्य, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? तटीय राज्य सबसे लंबा पूछा है, तो आप उसको टिक कर देते। समझ में आया मेरे भाई? कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है पूरा अच्छे से? चलिए, कोई कंफ्यूजन लगेगा तो आपको लगेगा कि अरे सर कैसे ये अंडमान निकोबार वाला तटीय राज्य कैसे हो गया? तो ये वाकई में क्या है, आपसे लंबा है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये पूरा परफॉर्मा मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन समझिएगा, यहां पर एक बात और आता है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए, अगर हम तमिलनाडु को बात करें, इस राज्य के तमिलनाडु को ले लें, तमिलनाडु का ये वाला इतना एरिया ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु का एरिया है, देखो आप ध्यान से, ये अरब सागर के साथ भी सीमा साझा करता है, बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा साझा करता है, और हिंद महासागर के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये एक ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों के साथ सीमा क्या करता है? साझा करता है। तो यहां पर हम लोग को एक पॉइंट लिख लेना होगा। पहले तो ये लिख लेंगे क्या? तमिलनाडु पहले हम लोग यहां पर लिख लेंगे इस तरीके का, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु लिख लिए तो यहां पर मेंशन करके लिखते हैं ये एक ऐसा राज्य है जो अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, के साथ सीमा, ये आगे लिख देते हैं, साझा करता है, क्लियर हुआ? ये मैंने पॉइंट आपको अच्छे से यहां पर मेंशन कर दिया ताकि आप इसको कॉपी पे नोट कर पाओ, प्रॉपर एक नोट्स आप बढ़िया से बना पाइए ताकि चीजें क्या हो, क्लियर हो जाए आपके लिए। चलिए, कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, उस डाउट्स को मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद कुछ हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो लेके चलेंगे वो क्या होगा? वो इंटरनेशनल लाइन हो जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके भैया? अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेखा पढ़ेंगे हम लोग। इसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे? LOC पढ़ेंगे, LAC भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग क्या करेंगे अभी इसके जस्ट बाद डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अब आप इस मैप को देखिए ध्यान से। इस मैप को आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस मैप को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये मैप आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। और अगर ये भी नहीं दिख रहा मैप, तो मैं आपके लिए एक मैप और लेके आया हूं। इस मैप को भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए, खैर हम लोग पहले इस मैप के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं इंडिया को हाईलाइट कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया का ये पोर्शन देख लीजिए भाई, इंडिया का ये पोर्शन आप देख लीजिए, ये पूरा ऐसे गया हुआ है, फिर यहां से ये ऐसे, मतलब वो लिखा गया उसी स्टाइल में है, फिर ये ऐसे है, और फिर ये आपका ये ऐसे कटा हुआ, मतलब सेट है पूरा मामला। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम कुछ इंटरनेशनल लाइन की बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा की कुछ बात कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके भैया?
अंतरराष्ट्रीय रेखा को लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेखा को लेकर। तो सबसे पहली रेखा देखिए हम लोग शुरू करते हैं कहां से। सबसे पहला रेखा जो शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डूरंड लाइन से। कहां से शुरू करेंगे भैया? डूरंड लाइन। क्या इस पे कहीं डूरंड लाइन दिया है? हाँ, यहां पर थोड़ा सा अच्छा है, इसी मैप को लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो ये एरिया देखो, ये पाकिस्तान का एरिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है ये पूरा का पूरा। और अगर आप यहां से इसको देखोगे तो ये भी पूरा इंडियन बॉर्डर के साथ पेयरिंग पे चल रहा है, ये पूरा ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। और एक तो खैर यहां पर जो है वो है ही आपके लिए, यहां पर जो है वो है ये पूरा आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें किसके बारे में, ध्यान से एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में बताइए, तो जब भी हम बात करते हैं डूरंड रेखा के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं भैया बताइए तो? डूरंड रेखा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है बताइए? हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर डूरंड रेखा दो देशों के बीच खींची गई रेखा है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही आपका आंसर होगा। भाई आप कहते हो कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो आप कहते हो सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया, पर ऐसा नहीं है। ये जो लाइन है, ये लाइन सर्वप्रथम अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये किसके किसके बीच में था भैया सबसे पहले? और ये 1893 की बात कर रहा हूं, 1893 की बात कर रहा हूं। 1893 में ये लाइन क्या किया गया था? ड्रॉ किया गया था। और ये जो लाइन है याद रखिएगा, ये लाइन सबसे पहले किसके किसके बीच खींचा गया था? क्योंकि उस समय पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं था। ये तब उस समय इस पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं था और तभी ये रेखा खींची गई थी। और वो रेखा यही है, देखो ये रेखा यही है, यही वो रेखा है, डूरंड लाइन यही है आपका, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहता था, थोड़ा सा आपको नया मिलेगा। अब बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे यार ये तो मुझे कुछ नया जानने को मिल गया, ये तो मैं नहीं जानता था। आई होप आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं होगा ये बात। यहां पर ये हमारा हो गया कौन सा? डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड रेखा हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो डूरंड लाइन खींचा गया था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपको 1893 की बात कर रहा हूं, 1893 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1893 की। क्या इस समय पाकिस्तान था? पाकिस्तान का कोई नामो निशान था? नहीं। पाकिस्तान तो कब आया? 14 अगस्त 1947 को। ये कह सकते हो कि इसके नाम सुनने को मिला, यह एक नए राष्ट्र के रूप में उभर के आया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए डूरंड लाइन के बारे में, तो डूरंड लाइन दो ही कंट्री के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया था या खींचा गया था, और वो कहलाता है कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और प्लस किसके बीच खींचा गया था? इंडिया के बीच खींचा गया था। ये बात याद रखिएगा, समझ में आ गया? सबसे पहले ये पीसीएस के पेपर में शायद ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन आया है कि डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, ये याद रखिएगा। क्या है? एक था शब्द का प्रयोग कर देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोल देगा कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी, ये प्रश्न होता है। या एक क्वेश्चन को और पूछ दे कि निम्न में से डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित है, तो ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा दिमाग से, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है इस सबसे पहले, ठीक है, और वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में अगर हम वर्तमान में देखें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस सर्वाधिक हो जाएगा। क्या होगा भैया? सर्वाधिक सीमा, ठीक है। सर्वाधिक सीमा किसके किसके बीच में अब इसकी हो गई है? तो अब देखो 1947 में जब बंधा ये आया तो वो देश कौन सा आया? वो देश पाकिस्तान आ गया। तो डूरंड लाइन जो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था, उसका एक बहुत बड़ा एरिया अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर होने लगा। समझ में आया मेरे भाई? आई होप कि आपको ये बहुत यूनिक और नया देखने को मिला होगा। तो सर्वाधिक सीमा के तौर पर देखा जाए तो ये किन दो देशों के बीच वर्तमान में है? तो ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, प्लस पाकिस्तान, ये याद रखिएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस पॉइंट पे आपको मजा आया ना, कुछ नया जान के ना, तो दिल खुश कर देना यार कमेंट में, ये बात जान लो,
ठीक है, ये था वाले में है और ये वर्तमान वाले में, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कभी मान लो ये नहीं देता है तो न्यूनतम सीमा किसके किसके साथ साझा करता है डूरंड लाइन, तो न्यूनतम सीमा अगर देखा जाए, न्यूनतम सीमा अगर देख लिया जाए तो ये बात आप यहां पर मेंशन कर लीजिएगा कि ये शेयर करता है किसके साथ, अफगानिस्तान प्लस इंडिया। समझ में आ गया। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि 1947 में पाकिस्तान आ गया तो ये जो एरिया भारत का हिस्सा था वो भारत से अब क्या हो गया, हाथ से मतलब एक नया राष्ट्र के रूप में सौंप दिया गया। तो ये जो डूरंड लाइन था ये सबसे बड़ा एरिया किसके साथ शेयर होने लगा, अफगानिस्तान के साथ शेयर होने लगा। समझ में आ गया। तो यही एक सिंपल सी कहानी थी इसकी। है तो बहुत सारी कहानियां कि क्यों भाई किसी दो देशों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय रेखा क्यों खींची जाती है, सीमा विवाद को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर कि भाई ये मेरा इतना हिस्सा है मुझे दे दो, आगे चल के ऐसी कोई परेशानियां ना हो, इसीलिए भारत के साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय रेखाओं का क्या कर दिया गया, निर्धारण कर दिया गया। जैसे चीन को देख लो, हर बात पे चीन को दिक्कत हो जाती है, वो एक पैर आगे बढ़ा देता है, फिर भारत तो उसको बोलता है भाई तू एक पैर पीछे आ जा। तो इन्हीं सब गतिविधियों को रोकने के लिए इन लाइंस का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। जैसे आप कहीं जाते हो जमीन खरीदते हो तो जमीन खरीद लोगे तो क्या करते हो, ऐसे खुला छोड़ देते हो कि नहीं, जमीन को तुरंत गिरवा देते हो, है ना, ताकि कोई दूसरा आके नजर ना लगा सके उस पर, उसको पता रहे कि भैया ये जमीन तो बिक गई है। तो वो एक निर्धारण किया गया ताकि भविष्य में चल के लोगों के बीच इस सीमाओं को लेकर जमीनी विवाद कोई ना हो सके। आई होप कि आपने डूरंड के बारे में कुछ नया जाना होगा और बेहतर जाना होगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे किसको लेके इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे रेड क्लिफ लाइन को। किसको, रेड क्लिफ लाइन को। तो अगला हेडिंग करके लिखिएगा रेड क्लिफ रेखा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको एक नया कुछ बताऊंगा। आप भी सोचोगे सर आज कितने नया बता दोगे, कंफ्यूज करोगे क्या ज्योग्राफी पढ़ा के, शुरू से ये पढ़ते हैं भाई, नया पढ़ लो। इसीलिए मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि आपको कुछ नया मिल सके और नया जान सके। रेड क्लिफ रेखा लाइन जो खींची गई थी वो 1947 में खींचा गया था। कब खींचा गया था भैया, 1947 में इसका निर्धारण किया गया। बात समझ में आ गया, याद रखिएगा। अब समझो यहां पर एक बात को लेके, और एक ये वाला पाकिस्तान आपको देख रहा है ये, और एक पाकिस्तान और था, कौन सा, बांग्लादेश। इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान या इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हल्का सा लाइटली आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा मतलब आराम से समझिएगा बात को। रेड क्लिफ लाइन जो खींचा गया था वो खींचा गया था किसके किसके बीच में, इसका निर्धारण अगर पूछा जाए कि भाई एक लाइन में इसका निर्धारण समझाओ, इसके किन दो देशों के बीच में निर्धारण था, तो आप आसानी से बोलोगे सर ये खींचा गया था किसके किसके बीच में, पाकिस्तान प्लस इंडिया के बीच में खींचा गया था। क्लियर हुआ, पाकिस्तान प्लस इंडिया के बीच में खींचा गया था। आप याद रखिएगा यह लाइन जो रेड क्लिफ लाइन है इसका निर्धारण एक और देश के बीच में खींचा गया। किसके किसके बीच में भैया, तो वो याद रखिएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बांग्लादेश प्लस इंडिया के बीच में भी खींचा गया था, यही सेम लाइन खींची गई थी। मतलब जो रेड क्लिफ थे वो दोनों, मतलब ये वाला, अब कौन सा है एरिया देखो, तो ये जो खींचा गया था वो ये, क्योंकि यहां पर तो हमारा कौन सा था, यहां पर तो हमारा डूरंड वाला, इसको रेड से बना देते हैं ताकि पता रहे आपको। ठीक है, यहां पर जो था वो कौन सा लाइन था, ये डूरंड वाली लाइन थी हमारी। ठीक है, डूरंड का लाइन था, और ये जो लाइन है वो किसका है, ये लाइन जो खींची गई थी वो किसकी खींची गई थी भैया, ये रहा, ये हमारा था रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और यही रेड क्लिफ रेखा इस तरफ भी खींची गई थी। बात ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा थी भाई, ये रेखा थी कौन सी हमारी, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा थी भाई, रेड क्लिफ रेखा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं।
तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है उस टाइम पर ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी खींचा गया और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में खींचा गया, ठीक है। पर हम जब भी इन चीजों को हाईलाइट करते हैं वो किसको लेकर करते हैं, पाकिस्तान को लेकर करते हैं। पर याद रखिएगा क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत डेप्थ में जाकर बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजों को लेकर पूछा जा रहा है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कहोगे सर क्यों खींचा गया, क्या कारण है, इसका जिक्र भी आने वाले वीडियोज में मैं करूंगा। जब पार्टिकुलर मैं आपको बांग्लादेश पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर आपको 0 डिग्री 0 लाइन के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और रेड क्लिफ के लाइन के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अभी आपको मैं जिस पैटर्न के आधार पर पढ़ा रहा हूं और जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना ही सोचो और उसी हिसाब से चीजों को कनेक्ट करते चलो, आप अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला कौन सा आएगा, इसके बाद जो अगला आएगा वो होता है मैक मोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब ये क्या था देखो यहां पे समझो, दरअसल क्या है ना, ये वाला एरिया देख रहे हो, देखो लिखा गया है यहां पर एक जगह है जिससे नाम है त्वांग, लिखा है अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय चाइना। मतलब चाइना लगातार क्लेम करता है किस पर, अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है चाइना कि ये एरिया किसका है, ये एरिया मेरा है, मुझे दे दो। कई बार चीन अरुणाचल प्रदेश के सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस भी गया है और 1-2 क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार भी जमा लिया है, ठीक है। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने भी उनको पूरा का पूरा प्रयास किया और उनको वहीं पर क्या कर दिया, रोक दिया। और इस पूर्वी क्षेत्र को जो विवाद को रोकना था, क्योंकि ये आज भी चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, कहता है भाई मैं ये फर्जी वर्जी लाइन है, तुम लोगों ने खिला पिला के खिंचवा लिया है, मैं नहीं मानता हूं इसको। लेकिन आज ये लाइन है और ये लाइन देखो, ये वाली लाइन है पूरी, ये ऐसे लाइन खींची गई है और यहां लिखा भी गया है, ये है हमारा कौन सा, मैकमोहन लाइन लिखा गया है, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन जो खींचा गया है, ये अगर राज्य पूछ देगा कि भाई बताओ किस राज्य से बिलोंग करता है, तो राज्य आप एक ही लिखोगे और वो राज्य कौन सा कहलाएगा, अरुणाचल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भैया, अरुणाचल कहलाएगा, क्लियर है। और इसका निर्धारण किन 2 देशों के बीच में किया गया है, तो इसका जो निर्धारण किया गया है वह निर्धारण किया गया है चीन और भारत के बीच में। किसके किसके बीच में भैया, चीन और भारत के बीच, चीन और भारत के बीच, ये थोड़ा सा आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चीन और भारत के बीच क्या किया गया, इसका निर्धारण किया गया है। इसके भी पीछे स्टोरी है कि जो मैकमोहन रेखा था वो सर्वप्रथम भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। किसके बीच में, भारत और तिब्बत के बीच खींचा गया था। और ये वाला एरिया तिब्बत का बिल्कुल खाली था क्योंकि इतने एरिया पर चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जब उसको पता चला इस लाइन के बारे में तो उसने पूरे तिब्बत को अपने अधिकार में ले लिया और इस बात की क्या कर दिया, अवहेलना कर दिया कि मैं इस रेखा को नहीं मानता हूं। और आज भी उस रेखा को मानता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पे या विश्व स्तर पे देखा जाए तो इस रेखा को बिल्कुल मान्यता भी दिया गया, ये कह के यह रेखा सही ढंग से और सही व्यवस्था के साथ इस रेखा का निर्धारण किया गया है। बात समझ में आ गया। तो ये कुछ रेखाएं थी जिसके बारे में मैंने आपसे आज चर्चा किया, जिसमें डूरंड लाइन था, रेड क्लिफ रेखा थी और मैकमोहन लाइन था। इसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप बढ़िया से समझे होंगे इनको और मजेदार लगा होगा, ठीक है। एलएससी, एलओसी और 0 लाइन, इसकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इस क्लास के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं तक इस क्लास को लेना ज्यादा अच्छा है ताकि आप एक पैटर्न पे आप काम कर पाएं और इतनी ही चीजों को आप समझने में क्या हो, पहले सक्षम हो जाएं, ठीक है। आप पढ़े बहुत कुछ है, नो डाउट। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक बार आपको व्यवस्थित पढ़ने का मौका मिल रहा है मित्र, तो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, जो सफर हम लोगों ने शुरू किया है उसको आपके सहयोग से ही मैं उसको एंड तक पहुंचा पाऊंगा। तो आप विद्यार्थियों का मेरे लिए सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इस क्लास के लिए जोर दिखाइए। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा था और हमेशा खड़ा रहूंगा। पूरी मेहनत के साथ मैं आपकी क्लास को लूंगा, ठीक है। कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वही मेरे लिए बूस्टर का काम करता है। तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट को बहुत एक एक लाइन को पढ़ता हूं। कल हो सकता है कि जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं उस क्लास को लेकर, मैं उसकी पूरी यहां पर पीडीएफ भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई सर ने मेरे कमेंट्स को पढ़ा है, ठीक है।
आज की क्लास के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। पसंद आया तो लाइक कर देना और एक जिम्मेदारी और है, शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।